हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन में जो टॉपिक देख रहे हैं हम लोग इतिहास यानी इतिहास वाला पूरा पार्ट टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रथम किसान और चरवाहे यानी किस प्रकार से प्रथम किसान बने और चरवाहे बने। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम शहर। ओके दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि हम लोग देखेंगे प्रथम शहर किस प्रकार से पहला शहर बसा। ओके, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटी इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता यानी पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? आधुनिक पाकिस्तान में। इसके जो खोजकर्ता हैं हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी 1922 में। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कौन सन में की। क्योंकि यहाँ से जो सामाजिक अध्ययन में ये टॉपिक पूछा था 60 नंबर के क्वेश्चन इसी भी मतलब टॉपिक से पूछे जाते हैं। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आप लोग शहर जरूर याद रखना। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितना? 4700 साल पहले। नगरों की स्थापत्य कला एवं विशेषता यानी नगरों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हड़प्पा सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया था। तो पहला देखिए नगर दुर्ग जिसे बोलते हैं। यह भाग पश्चिम में स्थित था और छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ। ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यहाँ संभवतः शासक वर्ग या विशिष्ट लोग रहते थे। और जो निचला शहर था यह भाग पूर्व में स्थित था या पश्चिम में था या पूर्व में था जो बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। यहाँ आम जनता जैसे शिल्पकार, व्यापारी, मजदूर निवास करते थे। यानी यहाँ पे व्यापारी रहते थे, शिल्पकार रहते थे और किसान लोग रहते थे। चार दीवारी दोनों भागों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ईंटों की चिनाई यानी इंटरलॉकिंग जिसे बोलते हैं पैटर्न से की जाती थी जिससे दीवारें मजबूत रहती थी कि कोई भी आक्रमण करे और उसे तोड़ ना सके। ये तो हड़प्पा सभ्यता हो गए। अब देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में खास क्या थे? तालाब बनाया गया था जैसे ये है आप लोग देख रहे हैं जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा है। यानी इसका जो नाम दिया है महान स्नानागार। यह इस महान स्नानागार को बनाने से ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था जैसा आप लोग देख रहे हैं। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। काहे की? चारकोल की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देखिए ये जो स्नानागार है कुआं टाइप में और इसमें देखिए दोस्तों ये सीढ़ियां बनाई गई थी कि चारों तरफ से सीढ़ियां थी किसी किधर से भी उतरा जा सके। ओके, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में
अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें, देखिए भवन किस प्रकार के वहां बनते थे। भवन घर प्रायः 1 या 2 मंजिले के होते थे जो आंगन के चारों ओर कमरे बनाकर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार तथा पानी के लिए कुएं होते थे। जल निकासी की प्रणाली, नालियां ढकी हुई थी और सीधी पंक्ति में बनी होती थी, यानी ढकी हुई तो थी लेकिन सीधी पंक्ति में भी बनी होती थी। ये पानी के सही बहाव के लिए नालियों में हल्के ढलान की दी जाती थी। घरों की नालियों को सड़क की मुख्य नालियों से जोड़ा गया था। सफाई के लिए जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। जिसे मेन होल गया इसे खोल के और फिर साफ कर देते थे, यानी मेन होल नालियों में जरूरी होते हैं। नगरीय जीवन देखिए किस प्रकार का होता था। हड़प्पा के नगरों में शासक लोग नगर की खास इमारतें बनाने की खोज करते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी ये अपने लोगों को, जो इनके लोग होते थे, दूर दूर भेजते थे, पत्थर मंगवाते थे, यानी जितनी भी बहुमूल्य चीजें होती थी उन्हें मंगवाते थे, फिर उसका निर्माण करवाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सभी सुदूर देशों की किस्से कहानियां। यानी देखिए जो लोग दूर दूर लंबी यात्रा करते थे वो सामान तो लाते थे, उसके अलावा वहाँ का कैसा रहन सहन है, क्या खान पान है, ये सब चीजें और किस्से कहानी, यानी वहाँ की जो कहानियां सुनकर आते थे वो भी यहाँ बताते थे आकर। इन नगरों से मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का कि कुछ कुछ चीजें मिले। जैसे देखिए ये घोड़ा, ये सब चीजें खिलौने भी मिले हैं। नगर और नए शिल्प, पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांस्य से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मनके और फलक क्या होते हैं। देखिए ऊपर पत्थर बाट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को, ये क्या है बाट, यानी बाटों को और धातुओं को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, यानी सोना, चांदी, हीरे जो तौले जाते थे इन पत्थरों से। ये मनके और फलक हैं। ये मनके और फलक देखिए मध्य में दाएं मनके, इनमें से कई कार्नियस पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए और इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके, जैसा ये आप लोग देख रहे हैं। मध्य में दाएं पत्थर के धार फलक है, ये आप लोग फलक, और ये क्या है मनके। ओके। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी मिलते थे, यानी ऐसा माना जाता है कि जो मोहरे बनते थे उसमें जानवरों के चित्र अंकित किए जाते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ऐसा माना जाता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती हैं कि पहले सूत भी यानी धागा भी बनाया जाता, सूत काटे जाते थे। फ्यांस पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। कि कुछ चीजों के जो कण मिले हैं उनसे पता चलता कि पहले के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या बनाते रहते थे। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले तथा हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस के मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे फ्यांस से। कच्चे माल की खोज। देखिए कच्चे माल की खोज किस प्रकार से हुई। कच्चा माल इन पत्थरों को कहते हैं, इन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि देखिए ये बनाया है लड़ी टाइप में। जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास जो कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन या आयत आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक और कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर या आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन यानी जो नगर में लोग रहते थे उनका भोजन क्या था। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाने लगे थे। उससे सीख गए थे कि किस प्रकार से इसकी पैदावार होती है और उसका यूज कैसे किया जाता है। हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। यहाँ से हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो हल का प्रयोग करना सीख गए थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां खाते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण किस प्रकार से किया। गुजरात में कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर दिए गए जाने वाले बड़े-बड़े प्रवेश द्वार जो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, उसमें उसके जो चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवार बनाई गई थी और बड़े-बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यानी बड़ा सा ग्राउंड बनाया था। यहाँ मिलने कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को
पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात में खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में जो खंभात की खाड़ी के किनारे बसा था, लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे ये देख रहे हैं लोथल का बंदरगाह। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी थी, उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर मनके बनाने की इमारत मिली है, जहाँ से पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। कहाँ? लोथल से। लोथल से एक बंदरगाह भी मिला है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। मुद्रा जिसे मोहर बोलते हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी जिसे बोलते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यानी इसकी मोहर लगा देते थे, तो इससे पता चल जाता था कि ये कहाँ से आया है, कौन सा क्या चीज है। यानी इस चीज की मोहर लगा देते थे। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी का पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी अगर वह सील टूट जाती तो पता चल जाता कि रास्ते में इसी ने इसके संग छेड़छाड़ की खोल ली है, कि देखा इसमें क्या है क्या नहीं है। अब देखिए सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ा क्यों? क्योंकि वहां का मौसम में परिवर्तन हुआ, वहां बारिश नहीं हुई, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया है। इसी वजह से सभ्यता का अंत हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह क्यों हुआ? कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गईं थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था जी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा मानना है, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, लेकिन सब जगह तो नहीं हुआ होगा। ऐसा भी लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों को नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। जो वहां के लोग थे अलग अलग दिशाओं में जाकर बस गए। मिस्र की सभ्यता, आप देखिए मिस्र का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं के मरने के पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। उनके शव को, जो बड़े बड़े राजा होते थे, इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मिस्र में क्या कहा जाता है? जो मिट्टी हो जाती है, जो मुर्दा होती है, उसे मम्मी कहते हैं। इन शवों के साथ
खानदान मतलब खाद्यान्न जो खाने वाली चीजें, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवरों को भी दफनाया जाता था। यानी जब उन्हें दफनाया जाता था राजाओं को, उनके संग बहुत सारी चीजें साथ में दफनाई जाती थी। ऐसा मानना था उनको कि जब वो ऊपर वहां जाएंगे तो वो खाएंगे क्या, इसीलिए उनके साथ ये सब चीजें दफनाई जाती थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था कि जब राजा लोग जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसीलिए उनके जो सैनिक होते थे उन्हें भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इस शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, ऐसा मानना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1935, 1942। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 1921, यानी हड़प्पा की सभ्यता हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की सभ्यता हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर के मोहरे, पीले रंग के डिजाइन बनाए गए लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो देखिए दोस्तों, पत्थर की मोहरे तो बनाई जाती थी पीले रंग की, इसका तो कोई सोने की तकलियां नहीं, सोने के बर्तन, यानी ए और डी किसमें है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो गुजरात में मिले, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। तो जो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये सब वही क्वेश्चन है जो यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपात्र पर। तो मोहरों पर, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हड़प्पा असर्सन और रीजन और देखिए कथन, हड़प्पा के नगरों में जल निकासी प्रणाली बहुत सुव्यवस्थित थी, कारण नालियां ढकी हुई थी और उनमें दक्षिणी निरीक्षण के लिए स्थान स्थान पर मेन होल बनाए गए थे। ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और दोनों सही है परंतु की सही व्याख्या नहीं करता है। ये तो आपने पढ़ा है कि मेन नालियों में मेन जगह पर होल बनाए जाते थे जिससे उनकी सफाई आसानी से हो, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि जो मैम पढ़ा रही हूँ कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।